देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS2 स्टार्ट किया था जिसमें इलास्ट्रेशन तो सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 बाकी है और एक टॉपिक और बाकी है। ठीक है, वो दोनों करना है। अच्छा यहाँ पर 6 और 7 दिख रहा है। 8th नंबर, एक सेकेंड, दूसरा वाला PDF ओपन, ये शायद मैंने ओल्ड वाला ओपन कर लिया, इस वजह से 2 ही क्वेश्चन दिख रहा है। 3 क्वेश्चन था, देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ ये वाला, यहाँ पर ना 6, 7, 8, 9 टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो, तो 6th नंबर वाला तो यहाँ भी हमें मिल रहा था। जो भी हो, इसको ना हम एक बार डाउनलोड करते, नहीं तो स्क्रीन पे छोटा दिखेगा। ठीक है, देखो 6th नंबर वाले में क्या बोला था। बोल रहा है कि कैपिटल केबल्स लिमिटेड हैज ए नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बोल रहा है कैपिटल केबल्स लिमिटेड जो है, जब ये अपने प्रोडक्शन का काम करता है तो इनका नॉर्मल वेस्टेज होता है 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनपुट का 4% मतलब अगर 100 इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, अगर 100 इनपुट दिया जाएगा तो 96 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि 4% बोला है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2000-2002 द कंपनी यूज 12,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 150 पर मेट्रिक टन। ठीक है, तो बोल रहा है कि कंपनी ने किसी एक ईयर में 12,000 MT ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 150 MT, मतलब रॉ मटेरियल कंपनी ने कितने रुपीस का यूज किया है, 12,000 MT, तो ये यूनिट हो गया, एट द रेट ऑफ 150 पर MT करके, यानी टोटल करने से पता चलेगा कि कितना रुपए का रॉ मटेरियल हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर 630 MT ऑफ वेस्टेज वॉज इन स्टॉक। बोल रहा है कि ईयर एंड में 630 MT ऑफ मतलब 630 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज वॉज इन स्टॉक। बोल रहा है कि इतना वेस्टेज था, वेस्टेज मतलब लॉस। ठीक है, अब बोल रहा है अब वेस्टेज मतलब नॉर्मल वेस्टेज भी हो सकता है, एबनॉर्मल वेस्टेज भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नॉर्मल वेस्टेज होगा कि एबनॉर्मल होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि द अकाउंटेंट वांट्स टू नो हाउ दिस वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ AS2, रिवाइज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एंड ऑल्सो फाइंड आउट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इफ एनी। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो तो हम बताएंगे। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसमें नॉर्मल लॉस कितना होगा। क्वेश्चन में बता दिया था कि नॉर्मल लॉस होता है 4%। 4% ऑफ क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज है कितना, 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया कि लॉस हमेशा किस पे होता है, इनपुट होता है। लास्ट क्लास में मैंने ये सारा पॉइंट लिखवा दिया था। और वैसे भी प्रोसेस कॉस्टिंग जिन्होंने कर रखा है पहले, चाहे बीकॉम में क्या हो, चाहे मेरे पास क्या हो, या क्लासेस अगर सुना है तो वहां भी देखोगे कि इनपुट पे ही जो है लॉस को हम लोग बुक करते हैं। ठीक है, तो 4% अगर लॉस है तो मुझे ये बताओ, इनका जो ये पूरा ड्यूरिंग द ईयर का डेटा दिया हुआ है, इसमें नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए बताओ। पहले ये बताओ नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए। यहाँ इनपुट नहीं दिख रहा है तुम लोग को, इसी लाइन में है, बोलो नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए। कंपनी ने कितना मेट्रिक टन रॉ मटेरियल यूज किया है बता दिया है, तो इंग्लिश पढ़ने से ही समझ में आएगा। बोलो। और 80। कितना, और एक बार बोलो, ठीक हो रहा था, बोलो कितना।
आवाज 480 करेक्ट। ये देखो 4% होने से कितना हो जाएगा, 12,000 जो है इनपुट है, ठीक है, 12,000 इनपुट, इसमें 4% जो है लॉस हो गया, ठीक है, तो 480 का लॉस हो गया, मतलब नॉर्मल लॉस ये होगा ही होगा, ये हमें पहले से ही पता होता है, नॉर्मल लॉस जो है वो हमें पहले से पता होता है, ये अनअवॉइडेबल है, हम लोग चाह के भी इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये लॉस हमारा नॉन लॉस होता है, ठीक है। लेकिन इनका लॉस कितना हुआ है, 630 वेस्टेज हुआ है ये ईयर एंड में, ठीक है, मतलब इस साल जो प्रोसेस हुआ उसमें 630 एमटी ऑफ वेस्टेज हुआ है। तो मुझे बताओ कि क्या इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस है, अगर है तो कितना है, ये बताओ। बोलो। अगर है, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है कि 630 मेट्रिक टन अगर टोटल वेस्टेज है, जिसमें से नॉर्मल अगर इतना हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या एबनॉर्मल कुछ है तो कितना है, बोलो। मैम 150। माइनस कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, 630 माइनस 480, देखते हैं कितना आता है, देखो। ये तो एक नॉर्मल कंसेप्ट हो गया ना, इसमें क्या है, देखो ये देखो 150, ये एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है, करने क्या बोला है, बोला है कि AS2 के हिसाब से ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस बताओ, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग का एप्पल का एग्जांपल दिया था, फिर बोला कि देखो अगर हम लोग अगर हम एप्पल सेलर है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अगर मुझे पता है कि एक पेटी में अगर 100 पीस एप्पल है तो दो खराब होगा, तो वो सभी का होता है, मेरा अकेले का नहीं होता है, ठीक है, तो वो फिर हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, ऐसा करके मैंने कैलकुलेशंस भी दिखाया था। लेकिन एबनॉर्मल का बोला था कि अगर मेरे दुकान में चोरी हो गया तो क्या हम 10 का चीज 15 में बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कभी भी कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, तो यही बताना है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। और अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस का ये क्वांटिटी है, अमाउंट कैसे निकालोगे, 150 जो है ये एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, 150 मेट्रिक टन, इसका अमाउंट कैसे निकालोगे, 150 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 150 इंटू 150 करोगे तो पता चल जाएगा कितना होगा एबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा चलो, इसका प्रेजेंटेशन हम दिखा देते कैसे करके होगा, सॉरी 150 से नहीं होगा, जो कॉस्ट का वैल्यू निकल के आएगा हम बता देते वैसे करके होगा, वो तो मैंने नहीं बताया, बता देते, बाकी प्रोसेस कॉस्टिंग में सेम यही वाला चीज हम लोग करते हैं। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे होगा हम बता देते हैं, पहले ये 6 नंबर करके दिखा देते हैं तुम लोग को, देखो कैसे करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इनपुट 12,000 मेट्रिक टन माइनस नॉर्मल लॉस 4%, तो 4% होने से 480, तो ये आ जाएगा 11520 मेट्रिक टन, ठीक है, ये आ गया हम लोग का यहाँ पर। इतना हम लोग एक्चुअली हम लोग ये मानेंगे कि हम लोगों ने 480 इनपुट दिया ही नहीं, क्योंकि जब हमें पहले से ही पता है कि मेरा 480 लॉस होने वाला है, तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि मैंने 11520 मेट्रिक टन ही इनपुट दिया। अब इनपुट देने के बाद मेरा प्रोडक्शन रेडी हो गया, तो मेरा कॉस्ट पर गुड्स कितना आया, ठीक है, कॉस्ट पर मेट्रिक टन, तो पहले निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल है 12,000 मेट्रिक टन इंटू 150, ठीक है, इंटू 150 करके है यहाँ पर दिया हुआ था। इंटू 150 पर मेट्रिक टन करके, पर मेट्रिक टन, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने से 12 और 15 देख लो कितना आएगा, 18 लाख। अच्छा 18 लाख, 18 लाख हो गया, ठीक है, ये रुपीज में आ गया कि हम लोगों ने इतने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, और इसको यूज करके कितना इनपुट मिला हमें, एक्चुअली हमें इनपुट दिया था, देखो ये एक प्रोसेस सिस्टम है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया, 12,000 इनपुट दिया। अब इनपुट का जो यूनिट है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ मेट्रिक टन है, और हमें मिला कितना 11520 मेट्रिक टन, तो सीधा बात ये हो गया कि हम लोगों ने 18 लाख का खर्चा किया और हमें इतना मेट्रिक टन मिला, तो हमारा पर मेट्रिक टन का खर्चा कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट पर मेट्रिक टन निकालेंगे,
यहाँ पर लिखते हैं, मतलब एक यूनिट पे हमारा खर्चा कितना है, कॉस्ट पर मीट्रिक टन 18 लाख डिवाइडेड बाई 11520 मीट्रिक टन, 11520 मीट्रिक टन। तो ये आ गया रुपीज 156.25 मीट्रिक टन। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना हो गया कॉस्ट पर मीट्रिक टन, मतलब एक मीट्रिक टन को प्रोड्यूस करने का, मतलब इनपुट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट इतना। अब क्या रॉ मटेरियल से सिर्फ कॉस्ट निकल जाता है? अब यहाँ दिया नहीं है, लेबर वगैरह तो नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ रॉ मटेरियल से ही कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को बोला था ट्रीटमेंट बताओ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा एज पर AS2। तो तुम लोग को थोड़ा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, मेन पॉइंट लिखवा दे रहा है कि नॉर्मल लॉस का क्या सिचुएशन है। नॉर्मल लॉस जो है वो हमें यहाँ पर लिखेंगे, इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑफ कॉस्ट ऑन रिमेनिंग यूनिट्स। रिमेनिंग यूनिट्स मतलब हम लोगों ने जो सीखा था कि नॉर्मल लॉस जो है वो हम लोग को क्या कर सकता है, नॉर्मल लॉस जो है वो हम लोगों का गुड्स के कॉस्ट में ऐड हो सकता है। मतलब यहाँ पर वही तो हुआ ना, जब हम लोगों ने 11520, देखो एक्चुअली मेरा जो रॉ मटेरियल था वो 150 मेट्रिक टन का था, जबकि वो प्रोड्यूस होने के बाद 156.25 करके आ रहा है रॉ मटेरियल का खर्चा। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने 12,000 के जगह 11520 से डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लॉस को कंसिडर कर रहे हैं। मतलब मेटेरियल का कॉस्ट गुड्स में, फिनिश गुड्स में इतना करके आ जाएगा पर मेट्रिक टन में। ठीक है, जो कि आना चाहिए था पर मीट्रिक टन में 150 रुपए करके, आ रहा है 156.25 करके। बढ़ गया कॉस्ट क्योंकि हम लोग नॉर्मल लॉस को कंसीडर कर रहे हैं। बट हम लोग का एबनॉर्मल लॉस भी तो हुआ है, बट उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। एबनॉर्मल लॉस का यूनिट जो तुम लोगों ने 150 बताया, उसको हमें लेस नहीं करना है। क्यों लेस नहीं करना है? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का बर्डन हम लोग कस्टमर पे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो सभी का नहीं होता है। हर रोज किसी के दुकान में चोरी भी नहीं होगा, और मेरे दुकान में हुआ तो बाकी सभी के दुकान में होगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बिजनेस का नॉर्मल लॉस जो है वो होता है। और जो एबनॉर्मल लॉस है उसको क्या करना है, डेबिट इन PL करना है, PL अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस वो भी हम बता देते हैं, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना है, 650 टोटल वेस्टेज माइनस 480, नहीं 670 था शायद, 670 था, एक सेकेंड, 630, हाँ 630, 630 माइनस 480 मतलब 150 मेट्रिक टन। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल रहे हैं 150 मेट्रिक टन इंटू 156.25 मेट्रिक टन पर मेट्रिक टन एट द रेट ऑफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 156.25 इंटू 150, तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हो गया 23,437.50। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल लॉस इस पे क्यों वैल्यू हुआ? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कब हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद। तो प्रोडक्शन होने के बाद तो मटेरियल का कॉस्ट जो है वो 150 के जगह 156.25 हो गया है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन ऑलवेज इसी तरीके से करना चाहिए। सेम चीज प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है, जिन्होंने किया है उनको पता है। और अगर बीकॉम में भी किए हो तो देखो, होता तो है बीकॉम में, मुझे पता है, तो वहां भी होगा। वहां तुम लोग इस तरीके से करते हो ऐसे, टू इनपुट बोल के यहाँ पर लिखना पड़ता 12,000, और यहाँ पर वैल्यू लिखना पड़ता 18 लाख। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते बाई नॉर्मल लॉस। ठीक है, ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। बाई नॉर्मल लॉस 480, इसका अगर स्क्रैप वैल्यू हुआ तो कुछ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस ऐसे करके लिखना पड़ता है। एबनॉर्मल लॉस ये हो गया 150, इसका वैल्यू कैसे करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट के साथ वैल्यू किया जाता है, ऐसे करके सिखाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर उस तरीके से, बाकी कंसेप्ट दोनों में सेम है, क्यों इस तरीके से किया जाता है सेम है। तो वहां तो हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ता है, यहाँ अकाउंट नहीं बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, मैम देखो कैसे। हाँ बोलो। मैम ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में? हाँ, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन 7th नंबर वाला है, आने से इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये उसमें पार्ट होगा, अभी 7th वाला देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, 7th पे 3 पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, काफी सारा चीज इंक्लूडेड है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 7th नंबर, अभी जो हम लोग करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कैसे दिया है, तुम लोग को ये चीज लिखना पड़ेगा। अगर तुम लोग मैंने जैसे दिखा है वैसे करके आ जाओगे तो नहीं चलेगा, ये लिखना पड़ेगा। AS2 हमें क्या बोलता है, तो AS2 का नाम देना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। हम लोग इन्वेंट्री के कॉस्ट में एबनॉर्मल लॉस किसी तरीके का ऐड नहीं करेंगे, ये भी मैंने नोट लिखवाया था, चाहे वो वेस्टेड मटेरियल हो, लेबर हो या प्रोडक्शन कॉस्ट हो। एंड सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। तो जिस पीरियड में वो इनकर्ड होगा उस पीरियड में उसे एक्सपेंस दिखाएंगे। जैसे मैंने बोला डेबिट कर देंगे, PL में लिखा, ठीक है। अब वो लाइन भी तुम लोग लिख सकते हो, ये लाइन भी लिख सकते हो। नॉर्मल लॉस विल बी इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन नॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। ये पॉइंट लिखना पड़ता है क्योंकि एस जो है उसको प्रेजेंटेशन ठीक करना पड़ेगा। पहले तो कौन से एस का क्वेश्चन है, एस का नाम, फिर जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है उस कंटेक्स्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट एस2 क्या बताता है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट एस2 क्या बताता है। अब यहाँ पर कितना नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, फिर मैंने जैसे किया वैसे भी तुम लोग करोगे तो चलेगा। लेकिन ये जो पैरा है इसको अपने लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो लिखना जो पॉइंट है वो सही होना चाहिए, अगर गलत लिखोगे मतलब प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा तो लिखने से भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ मेरे जैसा ऐसा करके आना नहीं है अलाउड। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल रहे हो ना कि एग्जाम में इस तरीके का आएगा कि नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। देखो बोल रहा है मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2001। बोल रहा है मिस्टर मेहुल ने इंफॉर्मेशन दिया है, किस बात का, बोल रहा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल ए। तो इनके फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है प्रोडक्ट ए, और उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, उसमें रॉ मटेरियल जो है वो यूज होता है प्रोडक्ट एक्स। मतलब ये पॉइंट से इतना तो पता चल रहा है कि एक रॉ मटेरियल है ए, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद, ये जब प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्ट एक्स बन जाएगा, और इस प्रोडक्ट एक्स को हम लोग बोल सकते हैं फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल ए को रॉ मटेरियल बोल रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स को हम लोग फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट बोल रहा है, तीन यहाँ पर पॉइंट दिया है, बोल रहा है 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेस्ड एट द रेट ऑफ 120। बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल ए है वो उन्होंने कितना परचेज 600 यूनिट परचेज किया है, और कितना करके एट द रेट ऑफ 120। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लास्ट क्लास में लिखवाया था। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि अगर हम लोग सेम टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जो करेंटली यूज कर रहे हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट मटेरियल अगर मार्केट में ढूंढने जाएंगे, सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो उसका आज के डेट का प्राइस क्या है। और ये पॉइंट कब आता है, जब हम लोग रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजों का तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, बट रॉ मटेरियल का ऐसा नहीं था, ठीक है। रॉ मटेरियल के केस में दो पॉइंट निकल के आ रहा था, ये देखो। अगर तुम लोग को याद नहीं है, हम छोटा सा यहाँ पर तुम लोग को लिख के दिखाते हैं। हम लोगों ने मेनली इसमें क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री का हमारा वैल्यूएशन था। अब इन्वेंट्री मतलब तीन तरीके का चीज होता है, ये मैंने तुम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़ाया था। रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, और फिनिश्ड गुड्स होता है, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स का कैसे वैल्यूएशन हो रहा था, ये देखो हम एक बार जिस्ट बता देते हैं। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अच्छा और WIP का, कॉस्ट और NRV इसका भी इतना ही था, विच एवर इज लोअर, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और रॉ मटेरियल का दो पार्ट था। रॉ मटेरियल को हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसका कॉस्ट हमें जरूर पता है लेकिन उसका NRV नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो तो बिकता नहीं है, ठीक है, वो तो बिकता नहीं है, तो इसीलिए। तो ये देखो उसमें फिनिश गुड्स पे पॉइंट था। रॉ मटेरियल से क्या बनता है, फिनिश गुड्स बनता है। अगर फिनिश गुड्स जो है वो सोल्ड आउट हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट तो एक ट्रीटमेंट था, और अगर सोल्ड आउट हो रहा है फिनिश गुड्स लेस देन इक्वल टू कॉस्ट तो एक ट्रीटमेंट था, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को लिखवाया था। अच्छा अब देखो यहाँ पर तब रिप्लेसमेंट कॉस्ट का बात आता है, अगर हम लोग का गुड्स सोल्ड आउट होता है लेस देन इक्वल टू कॉस्ट तब हमें रॉ मटेरियल का क्या लेना है, कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेना होता था, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल रखा है 90 पर यूनिट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल 600 यूनिट लिया गया है, उसका परचेज प्राइस 120 बट उसका रिप्लेसमेंट प्राइस 90 है। 500 यूनिट्स अब पार्टली फिनिश गुड्स। अब पार्टली फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, WIP है, ठीक है, WIP है। बोल रहा है कि 500 WIP इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल 260 पर यूनिट। मतलब
500 यूनिट्स WIP है जब हम लोग एक्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने गए एंड कॉस्ट इनका टिल डेट, मतलब WIP बना है आधा अधूरा, ठीक है, मान लो ये यहां से यहां तक बनेगा तो कंप्लीट होगा, यहां तक हुआ है जिसको WIP बोल रहे हैं, तो यहां तक कितना खर्चा लग चुका है 260 पर यूनिट, एक यूनिट पे 260। दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60, बोल रहा है ये नेक्स्ट ईयर पूरा फिनिश्ड हो जाएगा लेकिन हमें और 60 रुपीज का कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा, ये बोल रखा है। 1500 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्स एंड टोटल कॉस्ट इनकट 320 पर यूनिट। अब बोल रहा है इनके पास 1500 यूनिट फिनिश्ड प्रोडक्ट है एक्स का और जिसका टोटल कॉस्ट है 320। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 300 पर यूनिट, ठीक है। तो हमें तीन तरीके का ही यहाँ पर इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन दे दिया है, WIP भी दिया है, फिनिश्ड गुड्स भी दिया है और रॉ मटेरियल भी दिया है। मतलब अभी मैंने जो तुम लोग को यहाँ पर करके दिखाया ये तीनों कंडीशन इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। फिर बोला क्या है, डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज ऑन 31st मार्च, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2001। हमें बताना है कि इन्वेंट्री का वैल्यू जो है कैसे करेंगे, ठीक है, और सबका वैल्यू भी बताना है, मतलब रॉ मटेरियल का वैल्यू कैसे होगा, WIP और फिनिश गुड्स का कैसे होगा, और सभी का वैल्यू का जो अमाउंट है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा। अच्छा इसमें देखो अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में ही करके दिखाते हैं, ये देखो सोल्यूशन, ठीक है, हम अपने हिसाब से एक शॉर्टकट में करके दिखा रहे हैं। इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ है, उसके बाद इन्वेंट्री के बाद है यूनिट्स, लिख देते कितना कितना है इन्वेंट्री, वो भी तो हमें कैलकुलेट करने बोला है। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, NRV लेना पड़ता है हमें या फिर लेना पड़ता है रिप्लेसमेंट प्राइस, ठीक है, NRV और रिप्लेसमेंट प्राइस, और वैल्यूएशन यहाँ पर वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा अब देखो इन्वेंट्री हमारे पास 3 टाइप्स है, एक है रॉ मटेरियल, दूसरा है WIP, थर्ड है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अच्छा अब कौन सा यूनिट कितना है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पढ़ने से पता चलेगा। 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पता चल गया कितना है रॉ मटेरियल का यूनिट 600। WIP का पढ़ के देखो 500 यूनिट ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, यानी 500 WIP। फिनिश्ड गुड्स कितना है, फिनिश्ड गुड्स है 1500, यहाँ पर लिखा। अच्छा अब कॉस्ट, किसका कितना कॉस्ट है यहाँ पर दे दिया है, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो है 120, जिससे परचेज हुआ है उसे ही कॉस्ट बोलेंगे, तो 120 करके परचेज हुआ है, ठीक है। WIP का कॉस्ट कितना है, WIP मतलब जितना तक सेमी फिनिश्ड बन चुका है तब तक का कॉस्ट तो 260, यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही बता रहा है तो ये लिख दिया मैंने 260। अच्छा अब फिनिश्ड गुड्स देखो, फिनिश्ड गुड्स जो है 1500, इसका कॉस्ट बोला है 320, ठीक है। अब हमें कंपेयर कैसे करना पड़ता है, WIP और फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, तो देखो रॉ मटेरियल के केस में क्या होगा, रिप्लेसमेंट प्राइस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर तुम लोग को याद है तो ये दो दो पोर्शन था, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स सोल्ड ग्रेटर देन कॉस्ट या फिर फिनिश गुड्स सोल्ड लेस देन इक्वल टू कॉस्ट, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लेस देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, कैसे पता चलेगा, चेक करके देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो फिनिश गुड्स कितने में बिकेगा, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 300 बोला है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस मतलब फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो है 300, ठीक है। और रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो कितना है 120, ठीक है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो 120 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर ये लेना पड़ेगा। सॉरी कॉस्ट और NRV बोल रहे हैं, यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा। तो ये कौन से वाले केस में जाएगा, सोल्ड ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट या सोल्ड आउट लेस देन इक्वल टू कॉस्ट, तो सोल्ड आउट वैल्यू है 300 और कॉस्ट है 120, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 300 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है, 300 ग्रेटर इक्वल टू कॉस्ट हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो कि फिर इस केस में अगर ग्रेटर इक्वल टू कॉस्ट था तो फिर हमारा क्या होगा, रिप्लेसमेंट प्राइस होगा कि कौन सा वाला पॉइंट होगा, लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने, कहाँ गया मेरा वो वाला पॉइंट, रुको हम एक बार चेक करते हैं।
सोल्ड आउट वैल्यू 320 है, कॉस्ट इनकट यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 300, टोटल कॉस्ट, अच्छा टोटल कॉस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, फिनिश्ड गुड्स का सोल्ड आउट वैल्यू और टोटल कॉस्ट, यहाँ थोड़ा मैंने गलत बता दिया, ये थोड़ी ना था, ये नहीं था, ठीक है, अच्छा ये नहीं था, एक मिनट, इसमें हम लोग कंपेयर करते थे, तुम लोग एक बार कॉपी में देखो समझ जाओगे, यहाँ पर बोला था कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस वो तो 300 है, और जो कॉस्ट इनकर्ड है, फिनिश गुड्स बनने में कितना खर्चा लगा, फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस, ये दोनों को हमें चेक करना है, तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 320, देखो लास्ट दिन लिखवाया था, इस पीडीएफ में मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम दिखा देते, ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश गुड्स का सोल्ड आउट वैल्यू 300 और कॉस्ट है हम लोग का 320, तो हम लोग का कौन सा वाला केस अराइज हो रहा है, ये सेकंड वाला, ये वाला केस तो अराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि 300 ग्रेटर देन इक्वल टू 320 तो नहीं होता है, तो 300 लेस देन हो गया 320, और जब हम लोग का सोल्ड आउट वैल्यू, मैंने बताया था ना, एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन, एक लॉस वाला सिचुएशन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोल्ड आउट वैल्यू जो है वो कॉस्ट से कम है, अगर सोल्ड आउट वैल्यू कॉस्ट से कम होगा तो हमें कौन सा वाला पॉइंट देखना चाहिए, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, इस पे क्या बनता है, ये देखो, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, देख लो तुम लोग कॉपी में यही लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ, विच एवर इज लोअर, मैंने वहां पर कॉस्ट रॉ मटेरियल का लिख दिया था, वो गलत हो गया, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो हमें डिसाइड करना है, हमें देखना पड़ेगा कि सोल्ड आउट वैल्यू और जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बना है उसका सेल वैल्यू और कॉस्ट क्या है, अगर सेल वैल्यू से कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर वो रॉ मटेरियल का वैल्यू होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल का, यहाँ पर कॉस्ट मैंने ये लिख दिया, और एनआरवी और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो एनआरवी और रिप्लेसमेंट प्राइस में देखो कौन सा लोअर है, ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट प्राइस लोअर है, क्योंकि रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है, 90 है, ठीक है, रिप्लेसमेंट प्राइस हम लोग का कितना है, 90 है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट मतलब किसका कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट और रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट प्राइस, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 120 और रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है 90, तो दोनों में जो लोअर है वो कितना है 90 है, दोनों में जो लोअर है वो 90 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 90, तो 90 और ये कितना हो जाएगा, ये देखो 90 इंटू 600 वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऐसे निकल गया 54,000, ये रुपीज में आ रहा है, ठीक है, अच्छा, और WIP का जो है 500 और ये 260, अगेन WIP के केस में भी वही प्रॉब्लम है, क्यों, देखो WIP में कॉस्ट और एनआरवी तो लिखा है, बट एनआरवी इसमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि WIP तो सेल नहीं होता है, तो चलो फिनिश गुड्स वाला कर लेते हैं, फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 320, ठीक है, और फिनिश गुड्स का एनआरवी, और एनआरवी कितना है, फिनिश गुड्स का एनआरवी हम लोग का एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 300 बोला है, तो यही एनआरवी है, ठीक है, तो अब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 320 और 300 में लोअर कौन सा है, 300 है, ठीक है, इसमें ये कंसिडर करना है, इसमें ये कंसिडर करना है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 इंटू 300, 4,50,000, ठीक है, अच्छा, अब WIP वो सिखाते हैं, देखो WIP में कैसे होगा, तो ये तो हम लोग को पहले भी पता था कैसे करके होगा, WIP का देखो क्या कंसेप्ट होगा, WIP में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो WIP वाला लाइन एक बार देखते हैं, WIP में बोला है 500 units of partly finished goods in the process producing X and cost incurred till date 260 cost incurred हो चुका है, these units can be finished next year by incurring additional cost of 60 रुपीज का additional cost incurred होने पे वो जो है फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, ठीक है, मतलब पूरा पूरा फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, मतलब एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 320, ठीक है, एडिशनल वैल्यू इनकर्ड होने के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 320, और इसका जो एनआरवी है वो कितना बोला है, देखो एनआरवी है 300, ठीक है, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब फिनिश गुड्स का, ये WIP का नहीं है, फिनिश गुड्स का एनआरवी है 300, तो रूल्स क्या बोल रहा है, फिनिश गुड्स के एनआरवी से हम लोग एडिशनल कॉस्ट को लेस करेंगे, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स के एनआरवी से, ये किसका है फिनिश गुड्स का, इससे हमें क्या लेस करना है, किसी भी एडिशनल कॉस्ट को, अगर बोला हुआ है WIP के लिए बाद में इनकर्ड होगा तो वो हो गया 60, तो ये माइनस करने से हो जाएगा 240, ठीक है,
तो 240 जो है ये हम लोग का एनआरवी निकल के आएगा, किसका? डब्ल्यूआईपी का। डब्ल्यूआईपी का एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस तरीके से, फिनिश गुड्स में से एडिशनल कॉस्ट डब्ल्यूआईपी का माइनस करेंगे, जो एडिशनल कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा हमें उसको फिनिश गुड्स तक ट्रांसफर करने में, ठीक है। तो ये सिंपल रूल्स हमें याद रखना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर कैसे करना है, जो फिनिश गुड्स का नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें से एडिशनल कॉस्ट को लेस करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया 240। तो रिप्लेसमेंट प्राइस तो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल वाले केस में अप्लाई होते, बाकी सब में कॉस्ट। तो कॉस्ट और एनआरवी, तो कॉस्ट 260, एनआरवी 240, विच एवर इज लोअर, तो 240 लोअर है तो ये लेना पड़ेगा। 240 इंटू 500, 240 इंटू 500 करके देखो कितना आएगा। मैम 1,20,000। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अब ये सबको ऐड कर दो, ऐड करने से पता चलेगा कि टोटल कितना होगा। टोटल पूछा था, देख लो टोटल करके कितना होगा, वही आंसर होगा। मैम 6,24,000। 6,24,000, ठीक है। तो देखो, सबसे आसान फिनिश गुड्स वाला होता है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। प्रॉब्लम ये दोनों में होता है रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई एनआरबी होता ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में सेलेबल होता नहीं है, ठीक है। तो कि इसका हम एनआरबी निकाल ले, तो डब्ल्यूआईपी का एनआरबी निकालने का सिंपल प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स के एनआरबी से एडिशनल कॉस्ट को लेस कर दो, तभी हमें पता चल जाएगा कि उसका एनआरबी कितना हो सकता है। और रॉ मटेरियल वाले केस में तो 2 पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। अगर फिनिश गुड्स का सेल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, अगर मेरा लॉस में जा रहा है तो फिर रिप्लेसमेंट प्राइस आ जाएगा, अगर लॉस में नहीं जा रहा है तो फिर इसमें कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर वाला पॉइंट आता है, ठीक है। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें से आने से इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अच्छा चलो, अब 8th नंबर वाला, 8th नंबर वाले में क्या बोला है? 8th नंबर वाले में बोल रहा है, on 31st March 2001, a business firm finds that cost of partly finished units on that date is 530, ठीक है। partly finished मतलब WIP, the units can be finished in 1-2 by an additional expenditure 310। बोल रहा है कि यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ तक 530 कॉस्ट इनकट हुआ है, अगर इसमें 310 और इनकट कर देंगे तो ये फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। और ये फिनिश्ड यूनिट्स कितने में सेल होगा? 750, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन इसको बिकवाने के लिए क्या खर्चा हो जाएगा? एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा 4%। द फर्म सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ विच द अनफिनिश्ड यूनिट शुड बी वैल्यूड, मतलब डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है। तो अभी अभी सिखाया डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कैसे करना है, कॉस्ट और ये देखना है एनआरवी, एनआरवी कैसे निकालना है, वही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब उन्हें क्यों चाहिए ये वैल्यू? क्योंकि वो अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। एज्यूम दैट द पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म एंड इट्स एनआरवी इज 0 विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर। बोल रहा है कि इसे जब तक कंप्लीट नहीं बनाओगे तब तक इसका मार्केट में रियल में कोई एनआरवी नहीं है, ये बिक नहीं सकता है। वो तो मैंने पहले ही बताया ना कि देखो डब्ल्यूआईपी तो बिक नहीं सकता है ना, ये बेचने के लिए थोड़ी होता है, उसे फिनिश गुड्स बना के बेच सकते हैं। लेकिन AS2 हमें रूल्स बता रखा है कि जिस रूल्स को अप्लाई करके हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग का ये एनआरवी कितने में वैल्यू होगा, जो अभी अभी हम लोगों ने किया। तो तुम लोग मुझे बताओगे इसमें एनआरवी का वैल्यू कितने में होगा? कोशिश करो, अभी तो सिखाया, अभी सिखाया, बोलो एनआरवी कैसे वैल्यू होगा। ट्राई करके देखो। देखो, हम इतना बता सकते हैं कि गुड्स जो है इतना तक बना है, आगे का और बनेगा। ये देखो बोल रहा है कि पार्टली फिनिश गुड्स जो है वो 530 है, यहाँ तक 530 रुपीज का खर्चा हो चुका है, ये 530 WIP कंडीशन में पहुंचा है। और बोल रहा है इस पे और कितने का खर्चा होना चाहिए? 310, ये यहाँ से यहाँ तक, और 310 का अगर खर्चा हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, ये पूरा फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। और फिर बोल रहा है कि फिनिश्ड गुड्स जो है वो 750 में बिक सकता है, लेकिन एक पॉइंट है कि 4% ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है, 4% ब्रोकरेज लगेगा। तो बताओ कैसे वैल्यू करोगे? तो हम सिंपल बताते हैं, डब्ल्यूआईपी का रूल्स क्या है? डब्ल्यूआईपी का रूल्स है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है, एक लाइन में लिख रहे हैं। कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट कितना होगा? तो डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट तो यही है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का क्या हो गया, डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट हो गया।
530 तो कॉस्ट इनकट हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन खुद बताता है। कैलकुलेट क्या करना होता है, एनआरवी। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी बताया। जो हम लोग का फिनिश गुड्स है उसके नेट रियलाइजेबल वैल्यू से हमें एडिशनल कॉस्ट लेस करना है, करो। फिनिश गुड्स का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 750, लेकिन ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस है। क्यों ग्रॉस है, क्योंकि देखो लास्ट क्लास में अगर देखोगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस से हमें क्या लेस करना पड़ता है, किसी भी तरीके का ब्रोकरेज वगैरह जो हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा जो हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, ठीक है। तो 750 में सोल्ड आउट करने के लिए हमें 4% ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा 4% ऑफ 750, तब तो मिलेगा एनआरवी। तो 4% ऑफ 750 देखो कितना हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक चीज भी माइनस होगा, वो भी बताते हैं। 750 इंटू 4% माइनस 750, तो ये कितना हो गया 720। लेकिन ये तो हो गया जो है सेलिंग प्राइस का, और माइनस क्या होगा, अभी सिखाया ना, एडिशनल कॉस्ट को लेस करना है। तो इसमें एडिशनल कॉस्ट कितना है, ये देखो 310, ठीक है। इसमें एडिशनल कॉस्ट कितना है, 310 है। तो 310 को हम लोग यहां से कर देंगे लेस, आ गया 410। तो 530 और 410 विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है, 410, ठीक है। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा, अगर यूनिट बताया है तो इंटू करके करेंगे, नहीं तो फिर बता देंगे कि इतना करके ही वैल्यू होगा। यूनिट तो कुछ बताया नहीं है, तो बस 410 ही होगा, ठीक है। तो देखो डब्ल्यूआईपी वाला पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल वाला। फिनिश गुड्स तो आसानी से निकलता है, तो डब्ल्यूआईपी में क्या निकालना पड़ता है, कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कैसे निकलेगा, क्वेश्चन खुद बताएगा कि डब्ल्यूआईपी तक पहुंचने में कितना कॉस्ट इनकट हुआ है, ठीक है। एनआरवी कैसे पता चलेगा, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो वो कैसे पता चलेगा, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस माइनस एडिशनल कॉस्ट अगर कुछ लग रहा है डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स बनाने में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लगेगा, तभी वो डब्ल्यूआईपी है। तो 310 और इनकट करने से ये बन जाएगा फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में बताया था फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस कितना है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस था 750, बट इसमें ब्रोकरेज वाला पॉइंट भी बताया, तो 4% ऑफ 750 भी लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर जैसा था वैसा ही है, इसीलिए मैंने एक बार तुम लोगों से पूछा कि कोशिश करके देखो, बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, बट इसमें भी हमें कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। चलो यहाँ पर ये देखो, ये देखो सेवेंथ वाला तो देखो मैंने इस तरीके से कर दिया है, लेकिन इन्होंने काफी सारा पॉइंट लिखा है। पहले क्या लिखना है, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट। ये पॉइंट मैंने एस लिखवाते वक्त ही बोल दिया। तो ये पॉइंट बोला क्या है, इसमें बोला है कि मेटेरियल या फिर ऐसा कोई सप्लाईज जिसका यूज करके हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्शन होगा उसमें ये मटेरियल रहेगा ऑफ इन्वेंट्रीज, इसका वैल्यू हम लोग कॉस्ट से नीचे कभी नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ तभी करते हैं इफ द फिनिश प्रोडक्ट्स इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट। मतलब ये देखो फिनिश गुड्स का सेल वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट है, तो जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसको कभी भी हम लोग राइट डाउन नहीं करेंगे उसके वैल्यू को। लेकिन अगर उल्टा सिचुएशन हो गया, उल्टा सिचुएशन हो गया तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में। देखो ना यहाँ पर वही लिखा हुआ था कॉस्ट, और ये देखो यहाँ पर ये वाला सिचुएशन आया था, तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। हाउएवर मतलब हम सेवेंथ वाला बता रहे कैसे लिखा है, हाउएवर व्हेन देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ मटेरियल, लेकिन अगर मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है, कैसे पता चलेगा, जब मार्केट में हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल का प्राइस ढूंढने जाएंगे और उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और वो अगर हमें कम मिला तब वो क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन कॉस्ट से कम हो जाएगा। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट विल एक्सीड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब जो एनआरवी है उस वो कम है और कॉस्ट ज्यादा है, जो कि हम लोग का इस क्वेश्चन में था। एनआरवी जो है ये देखो ये सेल करके 300 मिलेगा, जबकि कॉस्ट हम लोग का 320 आ रहा है। द मेटेरियल्स आर रिटन डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो फिर बोल रहा है इन सच सर्कमस्टेंसेस द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल मे बी द बेस्ट अवेलेबल मेजर्स ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो यहाँ पर वही बताया जो मैंने बोला। तो मैंने जो कॉपी में लिखवाया ना, तुम लोग वो वाला इंग्लिश लिख सकते हो, ये भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है। तुम लोग को रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट पूरा बताना पड़ेगा कि AS2 में रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट क्या बोला गया है। तो सिंपल सा यही बताना है कि
ये या फिर ऐसे जो मैंने लिखवा है वैसे भी बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग को ये देखना पड़ता है कि फिनिश गुड्स का जो फिनिश गुड्स जिसमें ये रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड है उसका कॉस्ट उसके सेल वैल्यू से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो वो कभी भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट हम लोग राइट डाउन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कम है तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट हम लोग राइट डाउन कर देते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख रहा है हेंस द वैल्यूएशन विल बी डन एज अंडर। अब देखो यहाँ पर कैसे वैल्यूएशन होगा, क्या लिया है वो बता दिए। 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिटन डाउन टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्यों किया है? क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज लेस देन द कॉस्ट, क्योंकि ये सिचुएशन अराइज हुआ तो 120 और 90 में कंपेयर करके हमें दिखा कि वो 90 में राइट डाउन करना पड़ेगा। और ये 500 यूनिट ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट 240। देखो मैंने यहाँ पर बता दिया क्यों 240 में हम लोगों ने वैल्यू किया था और कैसे किया था। ठीक है, अब बोल रहा है लोअर ऑफ कॉस्ट 260 और नेट रियलाइज्ड वैल्यू 240। लोअर ऑफ कॉस्ट 260 कहां से आया था, और ये देखो ये कॉस्ट दिया हुआ था WIP का, और 240 कैसे आया मैंने अभी भी बताया, फिनिश गुड्स का सेल वैल्यू माइनस एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके कंपेयर करके हमें दिखा कि कितना होना चाहिए 240। और फिनिश गुड्स का तो बड़ा ही सिंपल है, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। कॉस्ट था हम लोग का कितना था, कॉस्ट था 320, NRV था 300। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, मैंने सिर्फ तुम लोग को ये करके दिखाया, बाकी समझाया लेकिन तुम लोग को लिखना पड़ेगा। 8th नंबर का तो इन्होंने भी सेम ऐसे कर दिया है। नेट सेलिंग प्राइस 750, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 310, माइनस करके 440 आ गया। ये देखो माइनस करके 440 मतलब 750 माइनस यहाँ से ये देखो ये वाला 750 इंटू 4% माइनस 750 720। ठीक है 720। अच्छा इन्होंने जो है यहाँ पर आगे 310 लेस किया, लास्ट में ब्रोकरेज लेस किया। एक ही बात है, तुम लोग भी वैसा कर सकते हो या फिर मैंने जैसे किया, पहले जो है सेलिंग प्राइस से ब्रोकरेज लेस कर दिया, फिर जो है एडिशनल कॉस्ट लेस किया, वो भी कर सकते हो। फिर कंपेयर किया तो फिर कितना आ गया 410। ठीक है, इसमें तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं बट तुम लोग लिख सकते हो एज पर AS2 बोल के थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन जो है इलास्ट्रेशन 9 वो देखते हैं क्या बोला है। 6, 7, 9th नंबर का क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, अल्फा लिमिटेड सेल्स फ्लेवर्ड मिल्क टू कस्टमर। अल्फा लिमिटेड फ्लेवर्ड मिल्क बेचता है अपने कस्टमर को। सम ऑफ द कस्टमर्स कंज्यूम द मिल्क इन द शॉप रन बाय अल्फा लिमिटेड। कुछ कस्टमर्स जो है वो शॉप में ही मिल्क को कंज्यूम करते, व्हाइल लीविंग द शॉप द कंज्यूमर्स लीव द एम्प्टी बॉटल इन द शॉप एंड द कंपनी टेक्स पोजेशन ऑफ दिस एम्प्टी बॉटल्स। अच्छा तो जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह बॉटल में आता है तो वैसे ही बोल रहा है कि जो मिल्क है फ्लेवर्ड मिल्क वो लोग जो है कंज्यूम करते कस्टमर, और जो शॉप में कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम करने के बाद बॉटल वहीं पर रख के जाते हैं और जो सेलर है वो बॉटल को कलेक्ट करता है एंड द कंपनी टेक्स पोजीशन ऑफ दिस एम्प्टी बॉटल। द कंपनी हैज लेड डाउन ए डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड procedure for accounting for these empty bottles which are sold by the company by calling for टेंडर्स। ठीक है, तो कंपनी बोल रही है कि ये जो एम्प्टी बॉटल है इसका कैसे वैल्यूएशन करेगी, इसके बारे में पूछ रही है। द कंपनी हैज लेड डाउन ए डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स। कंपनी ने सारे बॉटल्स का इंटरनल रिकॉर्ड रखा है। procedure for accounting for these empty bottles which are sold by the company by calling for tenders, keeping this in view decide whether the inventory of एम्प्टी बॉटल इज एन एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या वो कंपनी का एसेट है ये मैं बताना है। इफ सो अगर है, वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टिंग एज ऑन the date of balance sheet is to be considered as inventories of the company। अगर बॉटल जो है कंपनी का एसेट है तो बोल रहा है क्या वो इन्वेंट्री के तौर पे बैलेंस शीट में दिखेगा। बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हम लोग दिखाते हैं ना, तो अगर ये बॉटल्स को हम लोग कंपनी का इन्वेंट्री कंसिडर करेंगे तो क्या वो बैलेंस शीट में दिखेगा, ये पूछ रहा है। और बोल रहा है कि एंड वैल्यूड एज पर AS2 के अकॉर्डिंग इसे वैल्यू करो और टू बी ट्रीटेड एज स्क्रैप, या फिर इसे स्क्रैप की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है,
एंड शोन एट रियलाइजेबल वैल्यू विद द कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अदर इनकम। देखो अगर हम लोग इसे स्टॉक मानते हैं तो ये क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसे स्टॉक नहीं मान के स्क्रैप मानते कि ये खाली बॉटल्स बेच के हमें जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग अपने कॉस्ट को कम कर लेंगे, तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो आएगा उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, अब अदर इनकम में दिखाएंगे। मतलब जब जैसे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो तो आज के डेट पे जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है रेवेन्यू, फिर आता है अदर इनकम, या फिर तुम लोग जो 11-12 में किए उसके हिसाब से पीएल में जो इनकम हम लोग लिखते हैं उसका बात हो रहा है, ठीक है। अदर इनकम बोल के वो दिखाना चाहिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये ना प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस चीज को हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखो एम्प्टी बॉटल जब कलेक्ट कर रहा है तो उसको बेच के उसे जो है रिकवरी तो होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ, देखो फ्रेमवर्क ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऐसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके हिसाब से टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इनटेंजिबल राइट्स कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज आर कॉल्ड एसेट। बोल रहा है एसेट किसको बोला जाता है, एसेट तो दो तरीके का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो इसलिए बोला है टेंजिबल चीज होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि उसे हम लोग देख सकते हैं तभी तो वो टेंजिबल है, टच कर सकते हैं तभी वो टेंजिबल है। इंटेंजिबल चीजों का राइट्स होता है, अधिकार होता है, जैसे कि पेटेंट हो गया, ठीक है, गुडविल, तो ये सब क्या है, राइट्स है, तो इसीलिए ये लैंग्वेज है टेंजिबल ऑब्जेक्ट इंटेंजिबल राइट्स कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, चाहे वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो या इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट हो, अगर इससे हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स मिलेगा ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज, जो कोई भी एंटरप्राइज के पास इस तरीके का टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसे हम लोग एसेट बोलते हैं। बेसिकली देखो बचपन में अगर एसेट का डेफिनेशन पढ़े हो तो एसेट क्या है, एसेट का मतलब है जो हमें अपने बिजनेस में फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, तो वही चीज बोल रहा है। अल्फा लिमिटेड सेल्स द एम्प्टी बॉटल्स बाय कॉलिंग टेंडर्स, वो टेंडर बुला के एम्प्टी बॉटल्स जो है बेचता है। इट मींस फर्दर बेनिफिट्स आर एक्रूड ऑन इट्स सेल, तो बोल रहा है जो बेनिफिट मिलने वाला है वो उसके सेल होने पे ही मिलने वाला है, उसके पास पड़े रहने से नहीं मिलेगा। देयरफॉर एम्प्टी बॉटल्स आर एसेट फॉर द कंपनी, तो ये उसके लिए क्या है, एसेट हो गया, क्योंकि बेच के उसे क्या मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाला है जब वो उसे बेचेगा। अब एस टू क्या बोल रहा है, ये तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हो गया कि मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स है जो हम रखेंगे और फ्यूचर में जब बेचेंगे इससे मुझे बेनिफिट्स मिलने वाला है। और एस टू क्या बोल रहा है, इन्वेंट्रीज आर एसेट, एस टू तो बोल रहा है कि इन्वेंट्री स्टॉक भी एसेट होता है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हम लोग किसी चीज को बेचते हैं तो वो हमारा क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। अब करंट एसेट अगर है तो करंट एसेट बेच के अगर हमें बेनिफिट्स मिल रहा है जो कि मिलेगा, ठीक है, तो बोल रहा है कि इन्वेंट्रीज आर एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोल रहा है कि इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री एक ऐसा बिजनेस, इन्वेंट्री एक ऐसा एसेट है जिसे बेच के हम लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस का एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। जैसे अगर कोई मान लो किसी का जो है बेकरी बिजनेस है तो बिस्किट्स केक वगैरह बेचना वो उसका क्या हो गया, वो सब उसका स्टॉक है, वो बेच के कमा लेता है, ठीक है, वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन वो किसी फर्नीचर को बेच दिया फिर वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री एंड अल्फा लिमिटेड हैज डिटेल्ड कंट्रोल रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर विच ड्यूली सिग्निफाई इट्स मेटेरियलिटी। बोल रहा है कि बोला है ना एक जगह पे लाइन में कि अल्फा लिमिटेड जो है पूरा पूरा डिटेल्स रखता है वो सारे बॉटल्स का, तो बोल रहा है अल्फा लिमिटेड हैज डिटेल्ड कंट्रोल रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर विच ड्यूली सिग्निफाइड इट मेटेरियल, मतलब वो उसके लिए कितना मेटेरियल, मेटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है कि वो सारे बॉटल्स का डिटेल्स रखता है, बॉटल्स पे अपना कंट्रोलिंग रखता है, उसका अकाउंटिंग करता है। इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री। बोल रहा है कि इन्वेंट्री जो दिख रहा है एम्प्टी बॉटल्स का बैलेंस शीट में तो वो तो स्टॉक ही हुआ, दस इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज स्क्रैप, हम लोग इसे स्क्रैप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे इन्वेंट्री में दिखाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोल के, मतलब उसे अदर इनकम में नहीं दिखा सकते, बेसिकली यही बोल रहा है। इसे हम लोग स्क्रैप बोल के नहीं दिखा सकते, मतलब ये स्क्रैप है, पड़ा हुआ चीज है, बेच देंगे तो इससे कुछ
अर्निंग हो जाएगा, अदर इनकम, ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो स्क्रैप ही होता तो वो उसका अकाउंटिंग ही क्यों करते, उस पर डिटेल कंट्रोलिंग ही क्यों रखते, ठीक है। और उसे इतना मतलब इससे पता चल रहा है वो सारी चीज इनके लिए कितना मेटेरियल है, सारे एम्प्टी बॉटल्स इनके लिए बहुत ज्यादा मेटेरियल फैक्ट है, ठीक है। अगर मेटेरियल फैक्ट नहीं होता तब जाके स्क्रैप होता, वो चीज बोला है। तो एम्प्टी बॉटल्स जो है वो टेंडर बुला के बेचते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो फिर वो उनके लिए क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 9th नंबर पॉइंट तक कंप्लीट हो। 9th नंबर में जो दिया हुआ है उसको तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, इसके लिए तुम लोग को, और मैंने यहाँ पर कुछ लिखवाया नहीं अपने हिसाब से, ठीक है। अब जो बचा है एक जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, मैंने बोला था पॉइंट होता है इस पे, वो बता देते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, तो ये ना प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोग करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का मेन बात क्या है कि जब हम लोग कोई भी प्रोसेस करते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि जॉइंटली दो प्रोडक्ट आ गया। जैसे मान लो कोई भी डेयरी कंपनी, जैसे कि मान लो अमूल, ठीक है। अमूल कंपनी जब अपना प्रोसेसिंग करती है तो उसको मान लो साथ ही साथ क्या मिला, बटर भी मिला, ठीक है, और चीज मिला, ठीक है। बटर और चीज दोनों मिल गया प्रोसेसिंग करते वक्त, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग हुआ और बटर और चीज दोनों मिला, लेकिन जब प्रोसेसिंग जो हुआ ना उसमें जॉइंटली एक्सपेंसेस किया गया था। मतलब ये देखो यहाँ पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद मान लो इनपुट दिया गया रॉ मेटेरियल ए, ठीक है। हम लोगों को लगा था एक ही फिनिश गुड्स आएगा, बट मान लो हम लोग का मोर देन वन फिनिश गुड्स आया, ठीक है। ये देखो फिनिश गुड्स जो है एक्स आया, फिनिश गुड्स जो है वाई आया। अगर हम लोग का मोर देन वन फिनिश गुड्स आया, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद, अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो यहाँ पर मैंने 10,000 का रॉ मटेरियल इनपुट डाला था। अब ये रॉ मटेरियल का खर्चा इस पे कितना इनकट करे और इस पे कितना इनकट करे, वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, उसी चीज को बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो ज्वाइंटली जो है आउटपुट आ सकता है। अगर ज्वाइंटली आउटपुट आ रहा है तो हमें ये बताना है कि ये 10,000 का खर्चा इस पे कितना अपोर्शन होगा, इस पे कितना अपोर्शन होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं जो है ज्वाइंट प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं, तार दे के लिख लेते हैं यहाँ पर, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ joint product and by product, ठीक है। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का एलोकेशन कैसे होगा, तो पहला इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट भी बताते क्या होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट इसीलिए क्योंकि ज्वाइंटली प्रोड्यूस होता है। अब दो ही होगा ऐसा बात नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच मेन प्रोडक्ट each main product cannot be identified separately they need to be allocated in sales ratio total units into selling price पर यूनिट। देखो क्या लिखा है, बोल रहा है कि कैसे करके ये जो 10,000 है ये कैसे करके फिनिश गुड्स एक्स और वाई में हम लोग एलोकेट करेंगे। बोल रहा है व्हेन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच मेन प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोसेसिंग तो कन्वर्जन कॉस्ट हो गया ना, रॉ मटेरियल। अब मैंने सिर्फ रॉ मटेरियल लिखा, मान लो लेबर का 5,000 है, ठीक है। तो जो भी कन्वर्जन कॉस्ट लग रहा है मेन प्रोडक्ट के ऊपर, मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, दे नीड टू बी एलोकेटेड। हम लोग सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो किसी बेसिस पे एलोकेट करेंगे। कौन से बेसिस पे, सेल्स रेशियो पे। सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा, टोटल यूनिट
यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस करके, ठीक है। तो इसका हम दिखा देते कैसे करके होगा, और पहले बाई प्रोडक्ट पे लिखवा देते, फिर हम एक एग्जांपल से बता देते। और इन केस ऑफ बाई प्रोडक्ट, in case of byproduct must be, sorry, most byproduct are immaterial. Therefore they are measured at NRV. NRV of byproduct will be deducted from total cost of conversion, and after deducting net cost of conversion will be allocated to main प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, बाई प्रोडक्ट क्या होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब जैसे देखो यहाँ पर हम लोग का मान लो प्रोसेस में और एक प्रोडक्ट भी निकल के आया, फिनिश गुड्स मान लो पी, ठीक है। अब इसका वैल्यूएशन मार्केट में जो वैल्यू है ना वो उतना ज्यादा नहीं। जैसे देखो ये अमूल कंपनी में बटर और चीज, ठीक है, अमूल ने प्रोसेस किया, बटर चीज एक साथ उसे मिल गया, ठीक है। अब उसको मान लो इसके इसमें क्या मिला, छाछ भी मिला। छाछ मतलब पता है ना तुम लोग को, देखो छाछ मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, बटर मिल्क बोलते हैं, ठीक है। ये देखो बटर मिल्क बोलते हैं, ये देखो बटर मिल्क, ठीक है। अब प्रोडक्शन करते वक्त मान लो बटर मिल्क भी मिल गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट इसी को क्यों बोलेंगे, बटर और चीज को क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका मार्केट में सेल वैल्यू कम है, मतलब ज्वाइंटली काफी सारा प्रोडक्ट निकल के आया, ठीक है, लेकिन जिसका सेल वैल्यू मार्केट में बाकी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। जैसे कि मान लो बटर और चीज ये महंगा होता है, बट छाछ जो है यानी बटर मिल्क जो है वो सस्ता होता है। तो जो सस्ता वाला है उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो मोस्ट बाई प्रोडक्ट आर इमेटेरियल, इसलिए इमेटेरियल होता है, देयरफॉर दे आर मेजर्ड एट एनआरबी, जितने में बिकेगा उतने में मेजर करते हैं। और ये एक्चुअली हमारे कॉस्ट को कम करने में काम आता है। देखो ये जो है ना, मान लो इसमें जो 10,000 का और 5,000 15,000 का कॉस्ट निकला, और ये छाछ मान लो जितने में भी बिकेगा, मान लो 2,000 में बिक गया, तो हम लोग बोलेंगे हमारा कॉस्ट 15,000 माइनस 2,000 13,000 हो रहा है। तो एक्चुअली बाई प्रोडक्ट के कॉस्ट को, बाई प्रोडक्ट का जो एनआरवी है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट का जो एनआरवी है उसे हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करने में काम में लेते हैं, कॉस्ट का रिडक्शन करने में काम में लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड आफ्टर डिडक्टिंग नेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन विल बी एलोकेटेड टू मेन प्रोडक्ट। अब ये एक हम एग्जांपल देके समझा देते हैं, मतलब कैलकुलेटिव एग्जांपल से समझा देते हैं। देखो जैसे यहां पर अमूल कंपनी, ठीक है, जैसे मैंने बोला इनका मेनली दो प्रोडक्ट हुआ, एक है बटर और एक है चीज, ठीक है। अच्छा अब ये मान लो निकल के आया है 1 लाख यूनिट, ये मान लो 1 लाख यूनिट निकल के आया, और ये मान लो 75,000 यूनिट है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है 10 लाख। अच्छा अब टोटल कॉस्ट इन द सेंस कि ये पूरे प्रोसेस से बटर और मिल्क के लिए, सॉरी चीज के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ा, 10 लाख, और इतना इतना यूनिट मिला। अब हमें क्या करना है, इसको इस खर्चे को पता करना है कि भाई बटर के लिए 10 लाख में से कितना है और चीज के लिए 10 लाख में से कितना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही मैंने लिखवाया। देखो उसके लिए हमें यहाँ पर बोल रहा है कि मेन प्रोडक्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो हमें सेल्स रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, इनका इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये है ₹15 पर यूनिट करके सेल वैल्यू है इसका, ठीक है, और इसका है हम लोग का
एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट करके, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट करके। तो यहाँ पर सेलिंग वैल्यू कितना आएगा, 1 लाख इंटू 15 लाख, और ये हो जाएगा 75,000 इंटू 10, 7,50,000, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट को एलोकेट करना है। तो कॉस्ट एलोकेशन कैसे होगा, सेल्स वैल्यू में, सेल्स वैल्यू के रेशियो में। तो 10 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मतलब 15 लाख और 7,50,000, 15 लाख और 7,50,000, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, रुको, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 15 और इसके बाद हो जाएगा 115 टू 75 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3, 10 लाख इंटू 2/3, तो ये हो गया 6.666, मतलब इसमें इंटू कर देते हैं लाख, तो ये कुछ इतना आ जाएगा, 6,66,000। मेरा रेशियो सही हुआ कि नहीं, ये है 15 लाख और ये हो जाएगा 75,000 इंटू 10, 7,50,000। तो इधर से 4 जीरो और इधर से 4 जीरो, 150 और 75, 15, 10, 2:1। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये 66 लाख जितना आ रहा है उतना आ जाएगा। देखो ये जितना आ रहा है 66 लाख जितना आया कैलकुलेशन करने में। अगर कैलकुलेशन मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो तुम लोग उसको ठीक कर लेना, ठीक है। 10 इंटू 2/3, तो ये हम लोग का आ गया 6.66 लाख, ठीक है। ये किसका आ गया, ये हम लोग का आ गया बटर का, ठीक है, ये बटर का आ गया। और अगर चीज का देखे तो कितना आ जाएगा, चीज का आ जाएगा 10 लाख इंटू 1/3, तो 3.33 ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस जो है हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे, मतलब जो आंसर निकल के आ रहा है तुम लोग वो थोड़ा सा खुद देख लेना, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 3 अगर थोड़ा इधर उधर, 3.33 सही लिखा है मैंने, इतना आ जाएगा। अच्छा, अब आया बाई प्रोडक्ट का बाद। अब मान लो इनका एडिशनल इसमें जो है छाछ भी निकल के आ रहा है बाई प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है, छाछ भी निकल के आ रहा है बाई प्रोडक्ट के हिसाब से, जिसे बोलते हैं बटर मिल्क, ठीक है। तो इसमें फिर इसमें भी एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कैसे एलोकेट करेंगे, इसमें एलोकेट करने का रूल्स है एनआरवी, ठीक है, एनआरवी में। अब मान लो ये बेच के हमें मिल रहा है 10,000, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो मैंने बताया 10 लाख से 10,000 को लेस करना पड़ेगा। के लिख दिया, के मतलब 1000 होता है, तो अगर हम लोग माइनस करेंगे 10 लाख से 10,000 तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। तो 9,90,000, ठीक है, 9,90,000 ये हो जाएगा। अच्छा, और अगर मान लो इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट है, अगर मान लो इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट है तो वो भी तुम लोग यहाँ पर अगर हुआ तो लेस कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई पैकिंग वगैरह, जैसे मान लो ये छाछ जो है ये हम लोग का सेल होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, मान लो ये इसमें पैकिंग वाला भी दिखा देते बाई चांस अगर पूछ ले। देखो यहाँ पर मान लो ये सेलिंग प्राइस है इसका 1 लाख, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेलिंग प्राइस है 1 लाख, और इसको बिकवाने के लिए जो है एनआरवी में क्या होता है, जो ब्रोकरेज वगैरह होता है ना, तो मान लो इसका पैकिंग कॉस्ट, ठीक है, पैकिंग कॉस्ट पैक करके बेचना पड़ेगा ना, तो पैकिंग कॉस्ट तो मैंडेटरी है। मान लो पैकिंग कॉस्ट है 10,000, तो इसका एनआरवी जो है चेंज होके कितना आ जाएगा, 90,000। ऐसा भी क्वेश्चन में हमें दे सकता है, तो ये एनआरवी निकल के आएगा। अगर ये पैकिंग कॉस्ट वाला पॉइंट नहीं है तो 1 लाख ही एनआरवी होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली 1 लाख एनआरवी होगा। अब हम लोग इसको फिर कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है कितना, ये वाला 10 लाख, ये सारे प्रोडक्ट को पाने के लिए, ठीक है। जिसमें से बाई प्रोडक्ट का हमें क्या करना होगा, बाई प्रोडक्ट का एनआरवी हम लोग लेस कर सकते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये हमें अलाउड होता है। तो ये माइनस करने से आ जाएगा 9,10,000। अब इस कॉस्ट को हमें सेल्स वैल्यू में बटर और चीज में एपोर्शन करना पड़ेगा, मतलब इसको हम लोग को 2:1 में बटर और चीज में एलोकेट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर वही लिखा है, एनआरबी ऑफ बाई प्रोडक्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। एनआरबी आ गया बाई प्रोडक्ट का, टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन से लेस कर दिया, फिर उसको एलोकेट करना पड़ेगा मेन प्रोडक्ट पे। अब ये 10,000 जो है ना पैकिंग कॉस्ट, अगर ये क्वेश्चन में नहीं हुआ तो नहीं लेस करोगे, ठीक है, तो 2:1, तो देखो कितना होगा, 9,10,000
डिवाइडेड बाय 3, 6,06,000। 30, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और अगर बाई प्रोडक्ट नहीं बना तो फिर ऐसे होगा। देखो, अगर बाई प्रोडक्ट नहीं हुआ क्वेश्चन में तो ये आंसर आएगा। अगर बाई प्रोडक्ट है तो उसका एनआरबी लेस करने के बाद, कॉस्ट को रिड्यूस करने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये बाई प्रोडक्ट वाला पॉइंट था, ये भी हम लोग का छोटा सा जो पॉइंट था हो गया। इस पे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने करके दिखा दिया। बाकी तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में इसका भर भर के क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं दिखा था जहां पर तुम लोग का जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वाला पॉइंट था। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डिटेल्स बताए और कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो मैंने भी उसी हिसाब से क्वेश्चन से बता दिया। बाकी तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में भी ये तुम लोग को मिल जाएगा। तो AS2 कंप्लीट हो रहा है हम लोग का। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग AS17 पढ़ेंगे। ठीक है, जितना आज हो पाएगा। तो AS17 क्या है, देखो, AS17 ये है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब हो गया, देखो, सेगमेंट मतलब अलग अलग, मतलब अलग अलग भाग में। ठीक है, सेगमेंट मतलब जैसे बिजनेस का अलग अलग सेगमेंट हो सकता है ना। जैसे एक ही कंपनी, जैसे रिलायंस, रिलायंस का काफी सारा सेगमेंट है बिजनेस में। जैसे वो जो है सिम वगैरह, मतलब जो है टेलीकम्युनिकेशन का भी काम कर रही है, ऑयल वगैरह भी कर रही है, और जो है क्लोथ्स वगैरह भी हो रहा है। ठीक है, जैसे रिलायंस ट्रेंड का है। तो इस तरीके से एक बिजनेस, जैसे टाटा का भी कितना सारा बिजनेस है। ठीक है, तो अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस है। तो अगर सेगमेंट अलग अलग है तो फिर रिपोर्टिंग भी अलग करना चाहिए। ठीक है, अब कैसे, क्या रूल्स है, उसी के लिए ये वाला एस बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट का मतलब हो गया कि बिजनेस का अलग अलग सेगमेंट का बात आ रहा है। अब ये सेगमेंट रिपोर्टिंग करना जरूरी क्यों है, वो हम तुम लोग को एक बार समझाते हैं। देखो, सेगमेंट रिपोर्टिंग करना जरूरी क्यों है। जैसे मान लो एक कंपनी है, एग्जाम्पल, ठीक है, एक कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में देखो, इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सपोज करो कि 1 करोड़। ठीक है, कॉस्ट, मान लो कॉस्ट है 70 लाख। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल से कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो 30 लाख। ठीक है, 30 लाख का प्रॉफिट हो गया। 30 लाख का प्रॉफिट मतलब लगभग 30%, लगभग क्या, कंफर्म 30%, 30 लाख मतलब जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करोगे तो पता चल जाएगा ये कितना हो गया। ये हो गया हम लोग का 30%। ठीक है, अच्छा, अब 30% प्रॉफिट हो गया, ये पूरे बिजनेस का है, ABC लिमिटेड। लेकिन ABC लिमिटेड जो है ना, वो किसी एक सेगमेंट में काम नहीं करती है। मान लो वो 3 सेगमेंट में काम करती है। जैसे वो शर्ट बनाती है, ठीक है, अच्छा, वो शूज भी बनाती है, मतलब उसका शूज का भी बिजनेस है, और मान लो एक्सेसरीज का बिजनेस है, एक्सेसरीज का बिजनेस है। ठीक है, अब रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ है इनका, देखो, टोटल तो हमें पता है, टोटल हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 100 लाख या फिर 1 करोड़। लेकिन वो तो ओवरऑल हुआ है। लेकिन शर्ट के सेक्टर में से मान लो इनका हुआ है 50 लाख, शूज में हुआ है 20 लाख, और एक्सेसरीज में हुआ है 30 लाख। ये सेल हुआ है, टोटल मिला के 30, 20, 50, हाँ, 1 करोड़ हो गया। और कॉस्ट, ये सेल करने के पीछे कितना कितना कॉस्ट इनकट हुआ है। मान लो शर्ट में 50 लाख का ही कॉस्ट इनकट हो गया था। शूज में मान लो हुआ है 10 लाख का। ठीक है, और एक्सेसरीज में मान लो हुआ है, उसमें भी मान लेते हैं, चलो 10 लाख का हुआ है। ठीक है, तो 50, 60, 70, हाँ चलो 70 लाख सही बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, कुछ भी नहीं। 50 लाख का सेल हुआ, 50 लाख का कॉस्ट हुआ, यहाँ पर 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पर कितना, 20 लाख। और ये दोनों मिला के कितना आया था,
30 लाख। मतलब अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग का हम सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, देखो अब क्या है यहाँ पर इसमें, अच्छा इसमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालते हैं। देखो सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, ये 50% होगा क्योंकि 10 लाख प्रॉफिट और 20 लाख का सेल, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करने से प्रॉफिट का परसेंटेज, और इसमें भी प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 30। ये देखो 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, इसमें कितना आ जाएगा, लगभग 66.66%। ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो कंपनी अचानक से ऐसा कोई डिसीजन ले लेती है कि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग ये जो एक्सेसरीज वाला सेगमेंट है ये बंद कर देंगे। ठीक है। अगर ये सेगमेंट बंद हो गया, अब देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो किसको जाता है, इंटरनल और जो है एक्सटर्नल यूजर्स को जाता है, ये तुम लोग 11 में पढ़े हो। ठीक है। तो अगर हम लोग ये बिजनेस का ओवरऑल अगर इसको रिपोर्टिंग करते हैं, सेगमेंट वाइज अगर नहीं करते हैं, तो हमें तो दिखेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है और एज ए यूजर्स। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई इस कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है तो वो आराम से उसका शेयर खरीद लेगा, अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अब देखो मान लो कंपनी ने ऐसा डिसीजन लिया कि हम ये जो है एक्सेसरीज वाला सेक्टर जो है बंद कर देंगे, लेकिन ये तो गलत डिसीजन है ना, क्योंकि इनमें ही इनका सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट होता है। शर्ट वाले सेक्टर में तो बेकार है, उसमें जितना इनकम है उतना, मतलब अभी तक लॉस तो नहीं है बट प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी नहीं है। ठीक है। तो अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग हुआ, मतलब ये तीनों सेगमेंट का अगर अलग अलग रिपोर्टिंग होता है तो यूजर्स के लिए भी आसान होता है समझना कि कंपनी का सिचुएशन कैसा है। ठीक है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग होना इसीलिए जरूरी है कि शर्ट के सेक्टर में क्या चल रहा है, शूज के सेक्टर में क्या चल रहा है, एक्सेसरीज के सेक्टर में क्या चल रहा है, तो हम लोग अपना डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है, बिना सेगमेंट रिपोर्टिंग के जो है हम लोग अपना सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये इसका रीजन है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। बेसिकली यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या पड़ेगा, कैसे करके हम लोग इस रिपोर्टिंग को डिस्क्लोज करेंगे वो पढ़ना पड़ेगा, मतलब रिपोर्टिंग का रूल्स वगैरह। यहाँ पर उतना ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या करना है, हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेना है। जैसे सबसे पहले आ जाएगा, ये थियोरिटिकली डायरेक्टली हमें पूछ लेता है तो हम एक बार लिखवा देते हैं। एक है बिजनेस सेगमेंट। ठीक है। बिजनेस सेगमेंट में लिखो, बिजनेस सेगमेंट इज अ बिजनेस सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल component of an enterprise that is engaged in providing an individual प्रोडक्ट और सर्विस। बताएंगे क्या है, पहले ये डेफिनेशन लिखवा देते हैं। फिर नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट शुड बी considered in determining whether the product or service is related or not, related or not, are point A, nature of product or service. Point B, nature of product
नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। सी, टाइप ऑफ कस्टमर्स, टाइप ऑफ customers, methods used to distribute the product or service। ठीक है, देखो ये बताते हैं पहले। अच्छा, और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है, नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी environment like banking, insurance, etc. अच्छा देखो, बिजनेस सेगमेंट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिजनेस सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, बोल रहा है कि बिजनेस सेगमेंट क्या है, एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है, मतलब एक इसका एक अलग जो है अस्तित्व है। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है ऑफ एन एंटरप्राइज, हर एक एंटरप्राइज से इसको हम लोग अलग करके देख सकते हैं। मतलब is engaged in providing an individual product or service। ठीक है, तो हर एक एंटरप्राइज क्या करता है, या तो वो प्रोडक्ट बेचता है या तो सर्विस बेचता है। कोई भी बिजनेस, एंटरप्राइज में तो कोई भी बिजनेस जो प्रोडक्ट बेचता है या सर्विस बेचता है। तो बिजनेस सेगमेंट मतलब ये कि हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि सर्विस बेच रहे हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक बिजनेस सेगमेंट को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि शर्ट बेचता है, एक्सेसरीज बेचता है, ठीक है, शूज बेचता है, तो शूज का सेगमेंट अलग होता है। ठीक है, तो वो अलग एक चीज हो गया मार्केट में, ये अलग चीज हो गया, ये एक्सेसरीज अलग हो गया, शर्ट अलग हो गया। तो वही बोल रहा है कि बिजनेस सेगमेंट इज डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, उससे हम लोग बिजनेस एंटिटी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये बिजनेस शर्ट बेचता है, शूज बेच रहा है, एक्सेसरीज बेच रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है। फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को देख के, फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोडक्ट और सर्विस इज रिलेटेड और नॉट। बोल रहा है कि क्या फैक्टर्स है जिसे देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो प्रोडक्ट या सर्विस ये एंटिटी बेच रहा है, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो रिलेटेड है कि रिलेटेड नहीं है। जैसे कि बोल रहा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे मैंने बोला कि रिलायंस देखो ऑयल भी बेचता है, रिलायंस सिम भी बेचता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट या सर्विस का नेचर हो गया। अब जो सिम है उसको यूज करके हम लोग मोबाइल फोन चलाते हैं। ठीक है, ऑयल से क्या होता है, गाड़ी वगैरह चलता है, तो नेचर क्या है, अलग है। पेट ऑयल का नेचर अलग है, सिम का नेचर अलग है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अब ये जो ऑयल प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये अलग है, और जो सीन प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो अलग होगा। ठीक है, टाइप ऑफ कस्टमर, कस्टमर भी अलग अलग होगा। सीम जो है जिनके पास फोन है वो यूज करेंगे, गाड़ी जिनके पास है वो ऑयल यूज करेंगे। ठीक है, मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड्स, जैसे कि ऑयल जो है वो अलग अलग पॉइंट से जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, पंप से। ठीक है, पेट्रोल पंप वगैरह से होता है। ठीक है, और जो सीम है, वो सीम जो है वो रिलायंस के स्टोर से जो है या फिर स्टॉल वगैरह जो वो लगाते हैं वहां से बिक सकता है। नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मतलब ये जो भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं उस सेगमेंट को चलाने का रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मतलब कुछ सरकार का भी रूल्स रेगुलेशंस होता है ना, तो वो चीज बता रहा है। जैसे सीम का अलग रूल्स रेगुलेशंस होगा, ऑयल का अलग अपना रूल्स रेगुलेशंस होगा। जैसे ऑयल देखो, सीम वगैरह हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मान लो जो है वैन वगैरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पेट्रोल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें उनको जो है टैंकर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मतलब रूल्स रेगुलेशंस। तो बोल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसका नेचर, ठीक है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस का नेचर, कस्टमर कैसे है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड या रेगुलेटरी, नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारे चीजों से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो
मतलब प्रोडक्ट या सर्विस का बात किया जा रहा है वो आपस में रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस सेगमेंट, ये डेफिनेशन हमें डायरेक्टली पूछ लेता है। दो सेगमेंट होता है, एक होता है बिजनेस सेगमेंट और एक होता है जियोग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे जियोग्राफिकल सेगमेंट। ये देखो पॉइंट 2, जियोग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है। जियोग्राफिकल सेगमेंट का मतलब लिखो, इज ए डिस्टिंग्विशेबल component of an enterprise that is engaged in providing product or services within a particular economic environment, within a particular economic environment. Factors that should be considered in identifying geographical segment include a similarity of economic and political condition, economic and political condition, proximity of operations, spatial risk associated with operations in particular area, operations in particular area. Underlying currency risk, etc. अच्छा, तो देखो क्या लिखा है, जियोग्राफिकल सेगमेंट का मतलब, जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या है, बोल रहा है कि ये भी क्या है, इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट। ये देखो ये भी जैसे डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है, मतलब किस तरीके से हम लोग कोई एंटरप्राइज जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका बिजनेस सेगमेंट को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है, जियोग्राफिकल सेगमेंट देख के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंटरप्राइज जो कि एंगेज्ड है कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए विद इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड इन आइडेंटिफाइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो किसी भी बिजनेस एंटिटी का या इंटरप्राइज का जियोग्राफिकल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर होता है। पहला बोला है सिमिलरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। जैसे मान लो कि एक बिजनेस यूएस में भी है और एक बिजनेस जो है इंडिया में भी है, किसका, जैसे मान लो मैकडोनल्ड का, ठीक है। तो ये जो है बर्गर बेचता है, ठीक है, कहाँ बेचता है, यूएस में भी बेचता है और मान लो इंडिया में भी बेचता है, ठीक है।
तो बोल रहा है सिमिलरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, तो यूएस का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन अलग होगा, ठीक है, और इंडिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन अलग होगा, ठीक है। तो वो चीज बताया जा रहा है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशंस, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, ठीक है। यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, ये चाहो तो लिख लो, इसको बोलते हैं क्लोजनेस। यहाँ पर लैंग्वेज ये यूज किया गया है। तो बोल रहा है जो भी ऑपरेशंस यूज किया जाता है वो उसमें क्लोजनेस कितना है, ठीक है वो। फिर बोल रहे स्पेशल रिस्क, स्पेशल रिस्क का मतलब मान लो कि इंडिया में जो है वो वेज बर्गर जो है बिकता है, और यहाँ मान लो बिक रहा है बीफ बर्गर, ठीक है। तो स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड होता है, मतलब देखो इंडिया में बीफ बर्गर बेचना जो है वो ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है उसमें, जबकि यूएस का कल्चर वैसा है तो वहां बिकता है, ठीक है। तो स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन इन पर्टिकुलर एरिया, तो पर्टिकुलर एरिया में हम लोग जो भी ऑपरेशन या एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्या रिस्क है, क्या कोई स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड है, तो वो भी एक फैक्टर बनता है। अंडरलाइन करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क कैसे होता है, जैसे मान लो यूएस में जो बर्गर है वो डॉलर में बिकेगा, ठीक है, इंडिया में जो है रुपीस में बिकेगा। अब दोनों का वैल्यूएशन अलग होता है कि डॉलर में ज्यादा और रुपीस का वैल्यूएशन कम होता है, तो अगर वो उनका बिजनेस का जो प्रॉफिट या अर्निंग वगैरह देखेंगे तो डॉलर के हिसाब से ज्यादा दिख रहा होगा, और जो करेंसी है उसके हिसाब से कम होगा, ठीक है। तो वो एक रिस्क होता है। तो ये सब फैक्टर्स होता है, ये सब जियोग्राफिकल सेगमेंट हो गया, ये सब जियोग्राफिकल सेगमेंट हो गया, ये फैक्टर्स हो गया। इसको हमें कंसिडर करना है जब हम लोग जियोग्राफिकल सेगमेंट को डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें जो है डिसाइड करना है। तो वही लिखा है, ये एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है किसी भी एंटरप्राइज का जो सर्विस या प्रोडक्ट बेचता है या सर्विस प्रोवाइड करता है विद इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, जैसे मैकडोनल्ड्स, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बर्गर बेचता है, ठीक है। तो बोल रहा है फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड। अब हम लोग कंसिडर कैसे करेंगे, जियोग्राफिकल सेगमेंट के इंक्लूडिंग ये जो है 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। A reportable segment is a business segment or geographical segment identified on the basis of definition as per AS 17। अच्छा देखो क्या लिखा है, ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इज ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है। तो हमें रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, अगर हमारा अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है तो हमें वो रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। तो देखो सेगमेंट तो दो ही होता है, या तो वो बिजनेस सेगमेंट होगा या तो जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा। आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन एज पर AS 17, AS 17 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि हम लोग का जो सेगमेंट है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं है। तो क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है, पहला यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू मतलब मेरा सेगमेंट रिपोर्टेबल है भी कि नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 सेगमेंट था ना, जैसे देखो शर्ट, शूज और एक्सेसरीज, तो हम लोगों ने मान लो शूज और एक्सेसरीज का रिपोर्टिंग किया, शर्ट का नहीं किया। क्यों नहीं किया, सपोज करो कि शर्ट हम लोग पूरे साल में एक ही बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उसको रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करके हमें रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, कि हम लोग का जियोग्राफिकल सेगमेंट है कि बिजनेस सेगमेंट है, वो हमें बताना है। मतलब हम लोग का यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स जो है वो देखना पड़ेगा, जिसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बोलेंगे कि हमारे सेगमेंट को रिपोर्टेबल कंडीशन में है कि नहीं है। पहला देखो सेगमेंट रेवेन्यू, जैसे मैंने बोला अगर सारे साल में एक ही शर्ट बेचते हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू, प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू डायरेक्टली attributable to a segment, it does not include
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, गेन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो देखो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सेगमेंट रेवेन्यू बोल रहा है कि अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग होगा तो वो रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। बोल रहा है प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए सेगमेंट। बोल रहा है कि जो एंटरप्राइज का रेवेन्यू है, जैसे कि देखो यहाँ पर एंटरप्राइज का रेवेन्यू कितना था, एंटरप्राइज का रेवेन्यू था 1 करोड़। तो क्या लिखा हुआ है देखो, बोल रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट। अब इसको जब हम लोगों ने प्रोपोर्शन किया कि ये 1 करोड़ में शर्ट का कितना है, शूज का कितना, एक्सेसरीज का कितना है, अगर ये सारे सेगमेंट में एट्रीब्यूटेबल हो रहा है ये 1 करोड़, तभी जाके हम लोग उसको रेवेन्यू के अकॉर्डिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि डज नॉट इंक्लूड्स, बोल रहा है कि ये क्या इंक्लूड नहीं करेगा, बोल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। जैसे हम लोगों ने कोई लॉटरी जीत लिया, लेकिन हम लोग का काम क्या था, शर्ट का, शूज का, एक्सेसरीज का, तो लॉटरी जीत लिया, वो इनकम कभी भी हम लोग किसी भी सेगमेंट में नहीं लगा सकते। कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड का इनकम, कोई शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, डिवेंचर परचेस कर रखा है, तो वो इनकम नहीं दिखा सकते। ठीक है, गेन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, उससे जो हमारा गेन या फिर प्रॉफिट होगा, जो भी बोलो, गेन या प्रॉफिट, तो वो भी हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो सेगमेंट रेवेन्यू, अगर सेगमेंट रेवेन्यू हुआ तो ही रिपोर्टेबल होगा। अब सेगमेंट रेवेन्यू कैसे मानेंगे, अगर हमारा टोटल एंटरप्राइज का जो रेवेन्यू है वो प्रोपोर्शन कर पा रहे हैं सेगमेंट पे, तभी हम लोग उसे उस सेगमेंट का रेवेन्यू मानेंगे। अगर वो सेगमेंट का रेवेन्यू नहीं है तो फिर वो हम लोग का मतलब सेगमेंट रेवेन्यू में एट्रीब्यूट नहीं होगा, तो सेगमेंट रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने बोला लॉटरी का इनकम, तो वो तो ना तो शर्ट से रिलेटेड है, ना तो एक्सेसरी से, ना तो शूज से, जो एग्जांपल मैंने दिया था वहां पर उसके हिसाब से बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट रेवेन्यू के बाद सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट एक्सपेंस। अच्छा, सेगमेंट एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ सेगमेंट। Portion of enterprise expense that can be allocated on reasonable basis to the segment. It does not include extraordinary expense, interest expense, loss on sale of investment, income tax expense। अच्छा, देख यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ सेगमेंट, मतलब हर एक सेगमेंट को ऑपरेट करने का जो एक्सपेंस है उसको बोला जाता है सेगमेंट एक्सपेंस। जैसे कि देखो ये वाला एग्जांपल जो मैंने पहले वाला दिया, ये सब देखो सेगमेंट एक्सपेंसेस है कि ये 50 लाख, यहाँ 10 लाख, यहाँ 10 लाख, तो ये सब क्या हो गया, सेगमेंट एक्सपेंसेस। तो बोल रहा है सेगमेंट एक्सपेंसेस का मतलब हो गया एक सेगमेंट को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम लोगों का निकल के आ रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ सेगमेंट। अब बोल रहा है पोर्शन ऑफ
enterprise expense that can be allocated on reasonable basis to the segment। मतलब ये जो टोटल एक्सपेंसेस है 70 लाख का, इसको हम लोगों ने किसी ना किसी बेसिस पे तो 50 10 और 10 करके डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो बोल रहा है कि पूरे इंटरप्राइज का एक्सपेंसेस जब एक रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट किया जाएगा सेगमेंट बिजनेस पे, ठीक है, मतलब अलग अलग सेगमेंट में जो बिजनेस चल रहा है उस पे, तो हम लोग उसे बोलेंगे सेगमेंट का एक्सपेंस। ये क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा, बोल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई एक्सपेंस है तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला पॉइंट हम लोग अलग से भी पढ़ लेंगे, ठीक है, इसमें स्टार लगा देते, ये इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब अगर इन्वेस्टमेंट बेचना हम लोगों का काम नहीं है, ठीक है, मतलब देखो एक होता है इन्वेस्टमेंट बेचना भी किसी का काम हो सकता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं होगा, वो तो फिर उसका एक्सपेंसेस ही होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट बिकवाने का जो खर्चा होगा, लेकिन हम लोगों का कोई इन्वेस्टमेंट था, जैसे मान लो इनका बिजनेस क्या था, शर्ट का, एक्सेसरीज का, शूज का, तो इन्वेस्टमेंट बेचना खरीदना तो इनका बिजनेस नहीं था। तो मान लो इस कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, अब उसमें लॉस हुआ, तो वो सेगमेंट एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस भी सेगमेंट एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स कभी भी सेगमेंट वाइज पे नहीं करेगा कंपनी, ओवरऑल में पे करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स जो पे होगा वो ना तो शूज, शर्ट और एक्सेसरीज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये पूरा पूरा एबीसी लिमिटेड के अकॉर्डिंग होगा, मतलब पूरा इस पे होगा, ठीक है, इस पे टैक्स एक्सपेंसेस जाएगा, तो वो भी सेगमेंट वाइज इंक्लूडेड नहीं होगा, वो बोल रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच के लॉस हुआ तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस हम अलग से बता रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड वाला पॉइंट देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का क्या पॉइंट है, इस पे स्टार देके लिखते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट एंड अदर लाइबिलिटीज should not form part of segment expense unless the operation of segment, unless the operations of segment are primarily of financial nature, primarily of financial nature, financial nature। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब जब हम लोगों के अकाउंट में जितना पैसा उससे ज्यादा अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं, बैंक के साथ उनका अच्छा रिलेशन होता है, तो फिर उनके अकाउंट में जितना है अगर उससे ज्यादा जरूरत होता है तो बैंक इमीडिएटली उन्हें लोन दे देता है, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। लेकिन काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि काफी लंबा पीरियड के लिए होगा, तब तो बैंक बोलेगा लोन ही ले लो, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस होता है, एंड अदर लाइबिलिटीज शुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ सेगमेंट एक्सपेंसेस। बोल रहा है कि ओवरड्राफ्ट के ऊपर हुआ इंटरेस्ट का खर्चा या फिर किसी और तरीके से कोई अगर एक्सपेंसेस का इंटरेस्ट का लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है, तो बोल रहा है वो सेगमेंट का पार्ट, सेगमेंट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होगा, अनलेस द ऑपरेशन ऑफ सेगमेंट आर प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल नेचर। मतलब जैसे मान लो बैंक, तो बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है कि लोगों को लोन देना, लोगों से पैसा डिपॉजिट रखना, उस पे इंटरेस्ट देना। तो अगर इंटरेस्ट देने का काम या लोन का इंटरेस्ट जो है ले रहे हैं, तो यहाँ एक्सपेंसेस का बात हो रहा है, तो हम इंटरेस्ट पे करने का ही बात करेंगे। तो मान लो किसी का काम ही है जो है जैसे बैंक का काम है एफडी जो है करवा रहा है बैंक, ठीक है, पब्लिक का, और उस पे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फिर क्या होगा, फिर वो उसका जो है बिजनेस एक्टिविटी में आ जाएगा, मतलब वो सेगमेंट का ही खर्चा माना जाएगा। मैंने यहाँ पर बोला है सेगमेंट एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन किसी का मान लो जो
काम है वो फाइनेंशियल नेचर का ही है, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर जैसे बैंक का मैंने बोला इंटरेस्ट एक्सपेंस उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, तो फिर वो यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, इसीलिए यहाँ पर जो मैंने है स्टार दिखा दिया, मतलब वो सेगमेंट एक्सपेंस ही हुआ ना उसका, तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट लिख लेंगे, एज पर एस 16 if interest is included as part of cost of inventories, then such inventories are segment asset and such interest is segment expense. Such interest is segment expense. तो स्टार में ये वाला पॉइंट भी होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, अब एज पर एज 16 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वो 16 जो है ना वो बोरोइंग कॉस्ट पे ही बेस्ड है, तो जब वो पढ़ाएंगे या फिर जिन्होंने किया है उनको पता होगा, अगर याद है तो। बोल रहा है कि एज पर एज 16 के अकॉर्डिंग इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब इन्वेंट्री के कॉस्ट में अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, देन सच इन्वेंट्रीज आर सेगमेंट एसेट एंड सच इंटरेस्ट इज सेगमेंट एक्सपेंसेस। बोल रहा है तब वो सेगमेंट जो मतलब एसेट क्यों बोल रहा है, क्योंकि इन्वेंट्रीज तो एसेट होता है ना, तो वो इन्वेंट्री जो है वो सेगमेंट का एसेट भी है और वो इंटरेस्ट जो है वो सेगमेंट एक्सपेंसेस माना जाएगा। मतलब इसका एक एग्जांपल बताते, जैसे मान लो कि हम लोग बर्गर बना के बेचते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने जो है ब्रेड इन्वेंट्रीज के तौर पे खरीदा, ठीक है, बर्गर वाला जो ब्रेड आता है, ठीक है, ये इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री जो है कितने का है, मान लो इन्वेंट्री है 60,000 रुपीज का, ये जो हम लोगों ने ये इन्वेंट्री खरीदा है ये 60,000 रुपीज का है, और इसको खरीदने के लिए मान लो इन्वेंट्री के लिए हम लोगों ने लोन ले रखा है 1 लाख, ठीक है, और हम लोगों ने 60,000 का इन्वेंट्री खरीदा और इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस लोन पे, मान लो 10,000 करके, ठीक है, ईयरली। तो A16 हमें क्या बताता है, A16 हमें बताता है कि ये इन्वेंट्री के कॉस्ट में ये इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा ऐड, ठीक है। तो ये डिटेल्स में तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो A16 में पूरा ये, लेकिन वो जो पॉइंट लिखा है वो हम बता दें। इन्वेंट्री का कॉस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा 70,000, तो यहाँ पर वही बताया है, एज पर A16 इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, देखो इंक्लूड हो गया पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब 60 से 70,000 हो गया, देन सच इन्वेंट्रीज आर सेगमेंट एसेट एंड, मतलब ये इन्वेंट्री जो है 70,000 का ये सेगमेंट का एसेट भी हुआ, और ये जो 10,000 पे करेंगे ये सेगमेंट का एक्सपेंसेस भी होगा। नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन दो केस में इंक्लूड होगा, अगर इंटरेस्ट का काम इंटरेस्ट देना अगर वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है बेसिकली, मतलब प्राइमरीली फाइनेंशियल नेचर, मतलब उसका काम ही है उस तरीके का, इंटरेस्ट जो है पे कर मतलब इंटरेस्ट का एक्सपेंस होना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का है, तो फिर वो सेगमेंट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। या फिर A16 के हिसाब से अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सच इंटरेस्ट सेगमेंट एक्सपेंसेस भी माना जाएगा वो इंटरेस्ट, और वो सेगमेंट एसेट भी माना जाएगा वो इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, देखो पहले हम लोगों ने दो पॉइंट पढ़ा, एक पढ़ा सेगमेंट एक्सपेंसेस, उसके आगे पढ़ा सेगमेंट रेवेन्यू। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट ये आसान है, सेगमेंट का रिजल्ट यानी आउटपुट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो कैसे पता चलेगा, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस करने से ही पता चल जाएगा, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। और सेगमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या है वो तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, रेवेन्यू क्या क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होगा, क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट एसेट,
सेगमेंट एसेट, एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब तो पता ही है, ठीक है, जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा वही एसेट होगा। और जो भी बिजनेस का सेगमेंट है वहां पर जो भी एसेट यूज हो रहा है, जैसे शर्ट वाले सेगमेंट में जो भी एसेट यूज हो रहा है उसको मैन्युफैक्चर वगैरह करने के लिए मशीन्स वगैरह जो भी एसेट यूज हो रहा है, तो वो हो गया सेगमेंट एसेट, ठीक है। तो अब वो तो हम नहीं लिखवा रहे, हम जस्ट ये लिखवा रहे हैं कि इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट, इनकम टैक्स एसेट, asset used for general purpose of head office, asset used for general purpose of हेड ऑफिस, ठीक है। देखो इनकम टैक्स एसेट जो है वो तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये हम लोग AS 22 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट याद रखो क्योंकि ये AS 22 में इसका पूरा डिटेल्स होता है, इनकम टैक्स एसेट। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट बताते हैं, एसेट यूज फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस। जैसे हेड ऑफिस मतलब जैसे ये जो बिजनेस का मैंने एग्जांपल दिया था, शर्ट है, एक्सेसरीज है, शूज है, तो इनके हेड ऑफिस पे इनके जो ओनर है वो मान लो वहां एक चेयर लगा हुआ है, वहां पर उस चेयर पे वो बैठते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस, मतलब वो किसी सेगमेंट का एसेट नहीं हुआ कि वो चेयर जो है वो कहाँ लगा हुआ है, वो शर्ट वाले सेगमेंट पे लगा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वो हम लोग का शूज वाले सेगमेंट पे स्पेसिफिकली लगा हुआ है, वो भी नहीं है एक्सेसरी। तो वो स्पेसिफिकली इन जगह पे कोई चेयर पे नहीं बैठ रहे मान लो, तो इन जनरल कहीं पर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मतलब पूरे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जो एसेट होगा, एसेट यूज फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में जो यूज हो रहा है, तो हेड ऑफिस तो कोई सेगमेंट वाइज नहीं हो रहा है, तो हेड ऑफिस में जो भी एसेट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जैसे मान लो हेड ऑफिस में कोई कंप्यूटर लैपटॉप यूज हो रहा है, कोई प्रिंटर यूज हो रहा है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट में नहीं हो रहा है, ओवरऑल यूज हो रहा है हेड ऑफिस में, तो वो एसेट जो है वो सेगमेंट एसेट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो सेगमेंट का एसेट होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट लाइबिलिटी, सेगमेंट लाइबिलिटी। इट इट डज नॉट इंक्लूड, लाइबिलिटी का मतलब जो भी सेगमेंट में लाइबिलिटी रहेगा वही लाइबिलिटी होगा, ठीक है। जैसे सेगमेंट का क्रेडिटर, सेगमेंट का बीपी, ये सब। और ये इंक्लूड क्या क्या नहीं करेगा हम वो लिखवा रहे हैं, इनकम टैक्स लाइबिलिटीज। ये इनकम टैक्स का लाइबिलिटी को ये सेगमेंट लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं करेगा, उसका रीजन है इनकम टैक्स ओवरऑल कंपनी पे करती, कोई सेगमेंट वाइज होता ही नहीं है। फिर जनरल बोरोइंग ऑफ हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस ने कुछ जनरली बोरो किया है, मतलब कुछ लोन वगैरह लिया है, तो फिर वो सेगमेंट का लाइबिलिटी नहीं होता है, पर्टिकुलर किसी सेगमेंट के लिए नहीं लिया है, जनरली लिया है तो फिर नहीं होगा। और पॉइंट हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें बस ये दो ही पॉइंट है लाइबिलिटी वाले में ना, दो ही पॉइंट है, ठीक है, जनरल बोरोइंग ऑफ हेड ऑफिस और ये हम लोग का हो गया इनकम टैक्स ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है कि सेगमेंट हम लोग का रिपोर्टेबल कब होगा। तो सेगमेंट हम लोग का रिपोर्टेबल कब होगा वही तो हम लोगों ने पढ़ा, तो सेगमेंट का रिजल्ट देखना पड़ेगा, सेगमेंट का एसेट देखना पड़ेगा, सेगमेंट का लाइबिलिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेनली तीन चीज के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि सेगमेंट हम लोग का रिपोर्टेबल है कि नहीं है। अब उस पे ना कुछ परसेंटेज वगैरह है कि कितना कितना परसेंट ऑफ टोटल एसेट, टोटल ये होने से सेगमेंट रिपोर्टेबल होता है। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ जो है पॉइंट्स लिखवा देते, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ए बिजनेस सेगमेंट, वो रूल्स है बस और कुछ नहीं, याद रखना पड़ेगा। ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट इज रिपोर्टेबल इफ, रिपोर्टेबल कब होगा, रिपोर्टेबल इफ पॉइंट ए, इट्स रेवेन्यू, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल, सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर, टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल कस्टमर
transfers greater than equal to 10% of total revenue of all segment. ठीक है, ऐसा रूल्स जो है हमें याद रखना पड़ेगा। मैंने एक ही लिखवा है, अभी देखो क्या लिखा है, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल कस्टमर ट्रांसफर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। तो हर टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट मतलब पूरे बिजनेस का इनकम, उसका 10% करेंगे। और ये वैल्यू बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल कस्टमर ट्रांसफर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझाना पड़ेगा, ये समझाने से तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आज हम लोग ना इतना ही लिखते हैं। और 2 पॉइंट है इसमें, जो कि ये जियोग्राफिकल सेगमेंट है कि बिजनेस सेगमेंट है, और ये रिपोर्टेबल है कि नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके का परसेंटेज और भी 2-3 है, तो वो नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। तो तुम लोग ये एक बार गो थ्रू जरूर करो कि ये 17 में हम लोगों ने अभी किया क्या पढ़ा। ठीक है फिर, थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. ठीक है, बाय।